आज हम हिंदी से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें आपका हिंदी ग्रामर और हिंदी बुक पूरे बुक से रहेगा और हिंदी पूरे ग्रामर से रहेगा। यानी जैसे आपको एग्जाम में रहता है आपको वैसा ही रहने वाला है। यानी 100 जो आपका प्रश्न रहेगा पूरे एग्जाम लेवल का रहेगा। इसको आप अच्छे से याद करते हुए चलिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है, वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। लगभग ये 1 घंटे की क्लास होने वाली है, तो आप अच्छे तरीके से सबको क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिए। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न है कि मल्लेज का मूल नाम बताइए। मल्लेज जी का मूल नाम क्या था? मल्लेज जी कौन से चैप्टर को लिखे थे? मल्लेज जी लिखे थे हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर को। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये सब बताते हुए चले ताकि आपको एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना दे। मल्लेज का मूल नाम बताइए। तो मल्लेज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव मल्लेज जी का मूल नाम था। यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पर निर्मल कुमार श्रीवास्तव नहीं होगा, राजीव कमल श्रीवास्तव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न पर आइए, किस पाठ में आया है? यहाँ पर देखिए, यह भी आपको वही से लिया गया है कि किस पाठ में आया है, आदमी अर्थात को जीता ही नहीं ये अर्थात को रचता भी है। ये जो लाइन है ये आपको लाइन ये कहाँ से लिया गया है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्धनारीश्वर से लिया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन से, या शिक्षा से, या सिपाही की माँ। तो अर्धनारीश्वर से नहीं लिया गया है, शिक्षा से भी नहीं है, सिपाही की माँ जो पाठ है यहाँ से भी नहीं लिया गया है। ये लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पाठ है, जिसको कौन लिखे? जिसको मल्लेश जी लिखे, वही से ये लिया गया है। यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अब अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर प्रश्न कि तीरथ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। कि तीरथ शीर्षक कहानी के कहानीकार का क्या नाम है? उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद्र या अज्ञय। तीरथ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम क्या हो जाएगा? तो कहानीकार जो तीरथ को लिखे कौन है? तीरथ को उदय प्रकाश जी लिखे हुए। उदय प्रकाश, तीरथ को कौन? उदय प्रकाश लिखे। इनके किसमें क्या चीज़ का बात होता है? इनके पिताजी के बारे में बात होता है, जिनको तीरथ ने काट लिया होता है। क्या होता है? इनके पिताजी के बारे में बात होता है। इसमें उदय प्रकाश जी इसको लिखे होते हैं। ये प्रेमचंद नहीं होते हैं, अज्ञय नहीं होते हैं। अज्ञय तो आपको अज्ञय तो लिखे हुए हैं रोजपाठ को, अज्ञय लिखे हुए हैं रोजपाठ को। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। आगे ये 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है, अगर तीरथ को देखा तो उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तीरथ पीछे आता ही रहता है, कभी छोड़ता नहीं। ये कहाँ से लिया गया है बताना है। जूठन से लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है, या फिर ये तीरथ से लिया गया है, या यहाँ पर दोनों में तीरथ से दिया हुआ, तो कहाँ से लिया गया? तीरथ से लिया गया है। यानी आपका डी और सी दोनों हो जाएगा, डी और सी दोनों हो जाएगा। यानी इसमें से कोई आपका एक ही रहेगा एग्जाम में, ये मिस्टेक है। तो चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर जो प्रश्न क्या है देखिए कि जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जय कृष्णमूर्ति क्या थे? राज शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक और गांव शिक्षक। जय कृष्णमूर्ति कौन? जय कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अपने शिक्षा वाले जय कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के जो लिखे हुए हैं, शिक्षा पाठ के जय कृष्णमूर्ति, तो ये क्या थे? तो ये विश्व शिक्षक थे, विश्व शिक्षक। यानी कि सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़िए आगे आइए, अगला आते हैं 8 नंबर जो प्रश्न है कि किस खंड की प्रस्तावना में, किस खंड की प्रस्तावना में कि भीगो दूंगी जग अंग की छोड़, यानी किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भीगो दूंगी अग जग की छोड़? यहाँ पर काव्य खंड में कहा गया है, गद्य खंड में कहा गया है, प्रतिपूर्ति में कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं? आखिर किस में ये कहा गया है बताइए जल्दी से। ये कहा गया है आपका काव्य खंड में, ये काव्य खंड में कहा गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आइए जल्दी से। अगला प्रश्न में क्या करा है जल्दी से देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक, जिसमें बहुत ही मजेदार कविता, इसको आप पढ़े भी होंगे। करबक पाठ को कौन लिखे है? तो इसको जायसी जी लिखे हुए हैं। करबक पाठ के किसने लिखी है? तो करबक पाठ को जायसी जी, इसको हम पूरा नाम क्या हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम हो सकता है आपके एग्जाम में क्या सकता है इसका, आपको शॉर्ट नाम भी दे सकता है या फिर लॉन्ग नाम भी दे सकता है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी और जायसी दोनों रख सकता है, तो इसको ध्यान में थोड़ा रखेंगे। और सूरदास कौन से चैप्टर को लिखे? सूरदास, इनका भी पद है एक, सूरदास के पद। और कबीरदास की तो बात ही नहीं है इसमें। कबीरदास की बात नाभादास वाले में करते हैं, नाभादास, कबीरदास और एक और सूरदास के बारे में बात करते हैं हम नाभादास में जो लिखे हुए हैं छपे पाठ को। बढ़ते हैं आगे, ये 10 नंबर प्रश्न की किसने लिखा है? एक बार क्या करें, लाइक तो नहीं शेयर करते रहेंगे क्योंकि लाइक आपको पसंद आने पर ही कीजिएगा। और किसने लिखा है कि भोजन करी नंद अचमन लिने मांगत जुर सुर जूठनिया? ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है इस चैप्टर को? तो ये तो आपको सूरदास का पद है, यहाँ पर ये सूरदास का पद है। और सूरदास का अगर पद है तो सूरदास जी ही लिखे होंगे, तो यहाँ पर सूरदास जगह सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको मज़ा आ रहा है, आ ही रहा होगा, पूरी आपको बुक से रिवीजन आपको सब चल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आइए आगे आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। एकदम मज़ेदार तरीके से देखते हुए चलना है
कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। बताइए जल्दी से, सूरदास की दीक्षा गुरु कौन थे। ये पता नहीं कि सूरदास जी, लेकिन लिखते कैसे थे पता ही नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये सूरदास थे, समझ लीजिए देख नहीं सकते थे, तो फिर ये कहानी कैसे लिखा, आप मन में भी आपको सवाल होगा पता नहीं कैसे लिखते थे। और सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य या महाप्रभु रामानुजाचार्य या रामानंद या फिर का क्या है विठलनाथ। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, आइए 12 प्रश्न पर। नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे, इनके गुरु कौन थे, यानी कि अग्रदास के, रामानंद के, वल्लभाचार्य के या फिर आपका विश्वनाथ के, किसके थे। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास अग्रदास के, यानी स्वामी अग्रदास के ये शिष्य थे। कौन, नाभादास। बढ़िए अगला प्रश्न पर। तो आइए फटाफट से आते हैं अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था। आपका हुलसी एवं आत्माराम दुबे, लसी एवं आत्माराम दुबे या फिर कुल्फी एवं परमात्मा दुबे या रबड़ी एवं परमात्मा दुबे। बताइए कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तुलसीदास के कौन से पाठ को लिखे थे, ये आपका पद है, यानी तुलसीदास का अपना पद है, इसको लिखे हुए थे अपना पद को। यानी तुलसीदास के बारे में इसमें क्या बात करते हैं, तो इसमें राम जी के बारे में बात करते हैं कि वे अपना जो तुलसीदास को अपना परिचय किस रूप में दे रहे हैं, तो अपने दिन दहाड़े यानी कि अपने गरीब भिखमंगे के रूप में दे रहे हैं कि हमें क्या हो और किससे बात कहवाना चाहते हैं, तो वह सीता जी से बात कहवाना चाहते हैं प्रभु राम तक पहुँचाने के लिए। तो इसका क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए दीक्षा गुरु से आपका सवाल आता ही आता है, ये आपको हम लिख के दे सकते हैं। गुरु से आपका सवाल आएगा, दीक्षा गुरु हो चाहे वह दीक्षा गुरु हो या फिर शिक्षा गुरु हो, आपको सवाल आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आप बढ़ते हैं, इस प्रश्न को समझिए। पहले क्या कह रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास या फिर स्वामी तुलसीदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम जल्दी बताइए, ये हो जाएगा स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न में क्या करा, चलिए इसको पढ़ते हैं कि भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण अभी ग्रामर से भी आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, अभी आपका ग्रामर से भी रहेगा, चलता ये सब सॉल्व करते रहिए। क्या है इसमें, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या है कि भूषण के पिताजी का क्या नाम था। माता पिता से भी नाम आता है, और आपका एक होता है जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु इसको आप याद तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं। भूषण के पिताजी का क्या नाम था। मधुरकर त्रिपाठी, श्याम तिवारी, गणपति झा, रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिताजी का क्या नाम था। भूषण जो लेखक है किस पाठ को, भूषण जी किस पाठ को लिखे, तो एक कविता पाठ को लिखा है, उसके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 16वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी थे वे किस काल के, तो वे आधुनिक काल के रचनाकार थे, आधुनिक काल के। और किस युग के, तो ये भारतेंदु युग के थे, भारतेंदु युग के और आधुनिक काल के ये रचनाकार थे। तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। और भक्ति काल जितने भी दास वाले होंगे, जैसे नाभादास हो गया, सूरदास हो गया, कबीरदास हो गया, ये सब भक्ति काल के, यानी जितने दास वाले, ये सब क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, जितने भी दास वाले हैं वो सब आपके भक्ति काल के हैं। और आदिकाल के जिसमें कोई बात ही नहीं है, और रीति काल की उतना बात नहीं है। तो और एक और क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में कि ये बालकृष्ण भट्ट मतलब जो बातचीत पाठ को लिखे वह क्या है, तो वह निबंध है। बातचीत क्या है, तो वह निबंध है। इसमें क्या बात करते हैं, इसमें बातचीत करने की कला के बारे में बात करते हैं कि दो बूढ़ियों की बातचीत कैसी होती है, दो लड़कों की बातचीत कैसी होती है, दो लड़कियों की बातचीत कैसी होती है। इसमें ये बताते हैं कि जैसे हो गया दो लड़कियों की बातचीत हुई तो वह अपने कैसे बात कर रही है, इसके बारे में बात क्या होता है। और क्या होता है इसमें कि जो बातचीत जो के जरिए जो भी मवाद या धुआं होता है वह भाप बनकर निकल जाता है बाहर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये सब क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन करते चला है ताकि आपको पूरा तैयारी हो रहा है। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी कि कहाँ वह रहते थे। समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट किस निवास स्थान कहाँ था, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो अब प्रयागराज हो चुका है। क्या हो चुका है ये अब प्रयागराज हो चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रयागराज दे दे, इसलिए यह भी आपको नाम पता होना चाहिए। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वैसे आपको किताब में यही लिखा हुआ है। अब आइए आगे आइए 18 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो आपका ये क्या है, तो ये कहानी है। उसने कहा था ये क्या है, तो कहानी है। इसको कौन लिखे है, तो इसको गुलेरी जी लिखे हुए हैं। इसको गुलेरी जी लिखे हुए। कौन गुलेरी जी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी लिखे हुए। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो ये आपका 1915 की रचना है। यानी 1915 में इसका जो कहानी है इसकी रचना की हुई थी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
आपका 1920 नहीं होगा, 1922 नहीं होगा, 1925 नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न में यह कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, या फिर लम्ही वाराणसी में? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? जयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। देखिए आपको ये पूरा जयपुर राजस्थान ऐसे भी दे सकता है या फिर सीधे जयपुर भी दे सकता है। और इनको गुलेरी क्यों कहा था? क्योंकि ये गुलेरी के निवासी था, यानी गुलेर जहाँ ग्राम था वहाँ के निवासी थे। और ये कौन से पाठ को लिखे है? तो ये लिखे है उसने कहा था पाठ को। उसने कहा था पाठ का मेन पात्र कौन है? तो लहना सिंह। उसने कहा था पाठ का मेन पात्र लहना सिंह। और इसमें कौन का पात्र, अदर पात्र की बात करें तो ये वजीरा सिंह इसमें होता है। इसमें वजीरा सिंह होता है, कीरत सिंह होता है, और अभी सूबेदार हजारा सिंह होता है। इन्हीं बहुत सारे इसमें पात्र भी हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है। देखिए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था आखिर? तो आपका अनंत हो जाएगा, अभिमन्यु हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, या बाउल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन नाम था बाउल। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का बचपन नाम बाउल था। और इनको बड़े होने पे जेपी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण इन्हें बड़े होने पर जेपी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और उसके बाद इनको क्या अमेरिका का क्या कहा जाता था? दलाल कहा जाता। इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ जाकर पढ़ाई किए थे, तो इनको कहा गया अमेरिका का दलाल। और ये क्या देते हैं? और ये संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखे होते हैं। संपूर्ण क्रांति, ये संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखे होता है। संपूर्ण क्रांति जो है क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो होता है एक भाषण होता है। संपूर्ण क्रांति जो भाषण होता है, जो कहाँ दिए हुए थे? तो ये पटना के गांधी मैदान में दिया होता है। पटना के गांधी मैदान में। ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद रखना चाहिए। पटना के गांधी मैदान में ये दिए थे। और कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे। पूरे आपको एक्सप्लेन करते हुए चलने वाले हैं। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम बाउल हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए कि अगला प्रश्न 21 नंबर। और 21 नंबर जो प्रश्न है, जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? तो लिखिए संपूर्ण क्रांति वाला जो पाठ का भाषण जो गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? पटना के गांधी मैदान में अभी बताए थे, वह कब दिए थे? आपको गलती की है तो समझ लीजिए आपका कोई तैयारी नहीं हुआ था। कब दिया था? 5 जून 1972 को, 6 जून 1975 को, या 7 जून 1976 को, या 8 जून 1977 को। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ का भाषण के रूप में गांधी जी ने गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो वे दिए थे 5 जून 1974 को। यानी ए वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। अब आइए आगे जाइए। अगला प्रश्न है। देखिए क्या नंबर, कितना नंबर प्रश्न है? 22 नंबर। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? दिनकर जी यानी कि दिनकर जी बोले तो रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का पत्नी क्या नाम था? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। और ये क्या थे हमारे? तो ये राष्ट्र कवि है। रामधारी सिंह दिनकर है, वह क्या है? हमारे राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि। ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, इसलिए सभी बताते चल रहे हैं। ये राष्ट्र कवि हमारे हुए। और दिनकर जी की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? श्यामावती देवी हो जाएगा, प्रभावती देवी, कस्तूरबा, या फिर प्रेमावती देवी। आखिर नाम क्या था इसको, यही बताना है आपको। तो नाम था इनका श्यामावती देवी, यानी ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आते हैं आगे। आइए कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश में, ढाका बंगाल में, लम्ही वाराणसी में, या सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया कहाँ पड़ता है? बेगूसराय क्या है? बिहार में है। ये सब क्वेश्चन जो होता है आपको याद होना ही चाहिए। ये भी जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने कौन से पाठ को लिखा था? तो ये लिखे थे कौन? अर्धनारीश्वर चैप्टर को। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। ये भी प्रश्न आता है आपको, शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप इसमें बताया गया है। किसमें? अर्धनारीश्वर में, यानी कि इसमें नार और नारी की इसमें तुलना किया गया है। अब आते हैं आगे। ये अगला प्रश्न 24 नंबर की। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका के बारे में बात कर रहा है, तो रोज कहानी की नायिका यानी कि इसमें अधिकांशतः हम देखते होंगे कि नायक होता है, लेकिन इसमें नायिका है। यानी कि इसमें मेन पात्र की बात करें, मुख्य पात्र की, तो इसमें नायिका कौन है? मालती है। रोज कहानी की मुख्य पात्र मालती है। देखिए मुख्य पात्र वो होता है जिसके पूरे इर्द गिर्द उसके जो कहानी होती है उसके ही आसपास घूमती है, उसको हम मुख्य पात्र कहते हैं। तो ये मालती है। और इनकी मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। और मालती और महेश्वर का क्या है? एक बेटा है, इसका नाम है टीटी। इसका नाम क्या है? टीटी है। और हमेशा ये रोता रहता था, इस बारे में भी बात करते हैं। और जो लेखक होते हैं वह कितने साल बाद मालती से मिलने आते हैं? यानी कि तो वे 4 साल मिलने आते हैं। और ये इनका रिलेशन कैसा था? तो ये शक का रिलेशन था, यानी कि ना बड़े ना छोटे। इनका रिलेशन मालती और
किनके लेखक का, जो अज्ञे जी के बारे में बात कर रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिसका पूरा नाम है अज्ञे जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं आगे, ये अगला प्रश्न पर आते हैं, क्या करा देखिए इसको 25 नंबर प्रश्न की, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? लौटती पगडंडियाँ, छोड़ा हुआ रास्ता, या पीप थागा, या गैंग्रीन। रोज शीर्षक कहानी का जो पूर्व नाम यानी रोज शीर्षक कहानी का पहले क्या नाम रखा गया था? अभी एक क्या हो गया है, अभी तो रोज है, लेकिन रोज कहानी से इससे पहले क्या नाम गया था? इसी कहानी का एक और नाम था जिसका नाम था गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? जो गैंग्रीन होता है, जैसे आपका पैर में कांटा डाल गया तो उसमें गैंग्रीन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, पूरे शरीर में आपको विष फैलने लगता है। जैसे कोई अंग जिसमें आपको कांटा हाला होता है उसको काट कर हटाना पड़ता है। जो महेश्वर यही काम करते थे अपने डिस्पेंसरी में, यानी कि जब भी जाते थे तो किसी न किसी का वही अपनी मालती हुई बोलती है कि किसी का हाथ काट देते हो, किसी का पैर काट देते हो, यही आपका डॉक्टरी का धंधा होता है, यही बोलती है। तो यही होता है गैंग्रीन होने के बाद जो अंग में गैंग्रीन हुआ होता है उसको अंग को हटाना, काट को पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और 26वां प्रश्न है, भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था? भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था? बताइए। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता? भगत सिंह यानी एक लेख और एक पत्र को लिखते हैं, एक लिखे हुए एक लेख और एक पत्र को ये लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? तो भगत सिंह। और ये इनका पैतृक गांव पूछा जाता है, पैतृक गांव का है। और ये लेख किसके लिए लिखे होते हैं? ये लेख लिखे होते हैं विद्यार्थियों के लिए, और ये पत्र जो लिखे होते हैं पत्र किनके लिए? तो पत्र लिखे होते हैं सुखदेव के लिए। ये सभी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनाकर आ सकता है। तो ये भगत सिंह का पैतृक गाँव कहा था, खटकर कला पंजाब, या खटकर कला हरियाणा, या खटकर कला अमृतसर, या खटकर कला पंजाब। तो वह कहा था बताइए, तो वह खटकर कला पंजाब था। खटकर कला पंजाब, ये आप खटखड़ा दिया हुआ, ये नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो चलिए अब आगे आइए। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। अब आ गया सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? सबसे पहले बात कि सिपाही की माँ क्या है, तो यह एकांकी है। एक तरह से बात करें तो कहानी जैसा, लेकिन ये एकांकी है। और एक जिसमें होता है जो नाटक जैसा होता है, इसी को एकांकी कहते हैं। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है, इसकी कथा वस्तु क्या है? तो ये उच्च वर्ग की कथा है, उच्च मध्यम वर्ग की कथा, निम्न मध्यम वर्ग की नहीं, निम्न मध्यम वर्ग की कथा है, निम्न वर्ग की भी नहीं, निम्न मध्यम वर्ग की, ये वाला ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, सिपाही की माँ में एक सिपाही की माँ होती है, उसका नाम होता है बिस्नी। एक होता है बिस्नी, क्या होता है बिस्नी, चलिए एक बिस्नी होता है, उसका बेटा होता है, जिसका बेटा का नाम क्या होता है? मानक। बेटा का नाम क्या है? मानक, जो कि सिपाही बनकर बर्मा में लड़ने गया था, कहा गया था बर्मा में लड़ने, ये भी आपसे क्वेश्चन आता है। और मानक की एक बहन है जिसका नाम क्या है? मुन्नी। मानक की मुन्नी, जिसकी शादी होने वाली है, मुन्नी। तो ये आपका बिस्नी के बेटा, एक बेटा है एक बेटी, जिसका बेटा का नाम है मानक और बेटी का नाम है मुन्नी। ये सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। और क्या होती है जो, और चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए इसको क्या कर रहा है, अगला प्रश्न में इसको बनाइए। अगला प्रश्न है कि उन सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताना है। मोहन राकेश, कालिदास, ज्ञान रंजन या रवि रंजन। सिपाही की माँ जो एकांकीकार का क्या नाम है? तो इसको जो एकांकीकार लिखने वाले हैं उनका नाम मोहन राकेश है। क्या नाम है? मोहन राकेश। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न पर आइए, देखिए 30 नंबर प्रश्न की, किस पात्र का कथन है कि, देखिए ये भी आपको पूछा रहा है कि किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। ये कहा किस आपको पाठ में कहा गया है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे, करे बोलते हैं जो आपको हाथ में पहनाया था उसको, जो मेरे लिए करे लाएंगे वे तारों और बंतों क्या है? एक नाम है, तारों और बंतों जो है एक नाम है, और जो उसके मुन्नी की सखी का नाम है, यानी कि तारों और बंतों के करों से अच्छे होंगे, अपनी माँ को बोल रही है। तो कौन बोल रही है? ये कहा कौन बोल रही है? सब पूछा जाए तो कौन बोल रही है? आपको मुन्नी बोल रही है, बिस्नी बोल रही है, मुन्नी बोल रही है, या फिर बिस्नी बोल रही है, या फिर कुंती बोल रही है, या फिर दीनू। कौन बोल रहा है? तो ये मुन्नी बोले। मुन्नी कौन? ये मानक की बहन और बिस्नी की बेटी है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आ गए ये अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे, चिंतामणि त्रिपाठी हो जाएंगे, या फिर घनानंद। कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? जल्दी बताएंगे। कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता, तो कवित्त को कौन लिखे हुए हैं? तो हम पहले ही बताए थे, कवित्त को भूषण जी लिखे हुए हैं। कवित्त पाठ को कौन? भूषण जी लिखे होते हैं। कवित्त के बारे में जो होता है ज़्यादा नहीं, छोटा सा इसमें एक छत्रपति शिवाजी और एक छत्रसाल के बारे में बात किया होता है, उनकी वीरता के बारे में, कैसे उनको तलवार निकलते, कैसे दुश्मनों का संघर्ष करती है, बस इसी के बारे में पूरा आपका कविता जो है ये बहुत मज़ेदार कविता, पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसमें जो शिवाजी की तुलना की होती है, जैसे राम जी से, परशुराम जी से, इनकी तुलना की होती है शिवाजी की, यानी उनके जैसे ही है, ऐसा बताया गया है इसमें पाठ में। और देखिए 32वां प्रश्न की, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कला में जो शीर्षक कविता है इसके कवि का नाम बताना है।
जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर सुमित्रानंद पंत है, या फिर महादेवी वर्मा है। तुमुल कोलाहल कलम में जो शीर्षक कविता है, इसके कवि का नाम बताना कि इनके कवि कौन है। तुमुल कोलाहल कलम में इनके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद है, यानी ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। तो आइए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अब अगला प्रश्न क्या करें, उसका ग्रामर से भी आपका प्रश्न आएगा, उसको भी आपको बनाना होगा। ये जो देखिए 23 नंबर प्रश्न की तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तुमुल कोलाहल कला में जो शीर्षक कविता है यह कहाँ से ली गई है। कामायनी से, झरना से, आंसू से, या फिर लहर से। तो ये लिया गया है कामायनी से, कामायनी से लिया गया है, यानी ये वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। तुमुल कोलाहल कला में जिसको लिखे कौन होता है, जिसको लिखे होता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इसको लिखे होते हैं। ये सब प्रश्न आपको ध्यान में रखते चलना है। और ये देखिए 34वां प्रश्न की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जिसको कौन से पाठ को लिखे है, ये लिखी है पुत्र वियोग को, और ये लड़की है ये पुत्र वियोग को लिखी हुई है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर ननिहाल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या ससुराल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर कहीं नहीं। बताइए कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। एक और उत्तर प्रदेश के है जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट है जो एक और इलाहाबाद के, जो कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, जो बातचीत पाठ को लिखे हुए हैं, बातचीत। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आ जाइए अब अगला प्रश्न में क्या है उसको चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कितना नंबर, ये आपका 35वां प्रश्न है कि कविता कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों के भी कवि, यानी ये कवि उसके भी कवि है। कवियों कवि किनको कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को, पंत को, निराला को, या प्रसाद को। तो ये प्रसाद, निराला, पंत इनको तो बात ही नहीं है, वे शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों के कवि। तब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए 36वां प्रश्न क्या करा कि कवि गजानन माधव मुक्तिवत का जन्म कहाँ हुआ था। आपका कवि गजानन माधव मुक्तिवत का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए जन्म आपका इस सब प्रश्न जो आते हैं, जन्म से बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में। आपका ये मृत्यु से आ जाएंगे प्रश्न, आपको एक कहाँ, यानी कि वह कहाँ रहते हैं, यानी कि जन्म स्थान से, जन्म स्थान आपको आता है उसको बोलते हैं जन्म स्थान से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उसको पढ़िए कि कवि गजानन माधव मुक्तिवत का जन्म कहाँ हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार। देखिए सिमरिया बेगूसराय बिहार नहीं होगा क्योंकि इसमें दिनकर जी का हुआ था। दिनकर जी, यानी दिनकर जी बोले तो रामधारी से दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। और तो इसका क्या हो जाएगा, कवि गजानन माधव मुक्तिवत का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के है, उत्तर प्रदेश के ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। और इसमें क्या है, ये मध्य प्रदेश के ज़्यादा नहीं, 2 ही है, ज़्यादा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। ये आ गया ये 37वां प्रश्न है कि देखिए किस कविता संग्रह पर, क्या है इसमें कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में। जल्दी बताइए कमेंट में कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, भारतीय अकादमी पुरस्कार होता है, यानी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जो यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से वो कंप्लीट कर ही लेना है। इसका जवाब है कमेंट में आपको बताते हुए चलना है कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था, जल्दी बताइए। तो वह मिला था इनको लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए इसी पर को मिला था। सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे ये अगला प्रश्न पर। 38 नंबर से प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक जो कविता है इनके कवि का नाम क्या है। विनोद कुमार शुक्ल है, ज्ञानेंद्र पति है, अशोक वाजपेयी है, या फिर रघुवीर सहाय है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन जाएंगे। तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि आपके विनोद कुमार शुक्ल है। ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर जल्दी आइए, जल्दी आते हैं। अगला प्रश्न है इसको सॉल्व किए 39 नंबर की। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है वह कहाँ है। इटारसी मध्य प्रदेश में है, कदमकुआं बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए बताइए कवि विनोद कुमार शुक्ल जो है क्या कौन से पाठ को लिखे, तो ये लिखे प्यारे नन्हे बेटे को। तो इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान का है, तो निवास स्थान इनका रायपुर छत्तीसगढ़ है, रायपुर छत्तीसगढ़। आपका डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 40 नंबर की इतने पास अपने, क्या है प्रश्न में कि इतने पास अपने, और इसका क्या हो जाएगा, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है। इतने पास अपने जो शीर्षक है ये किस कवि द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, या शमशेर बहादुर सिंह। इतने पास में है ये आपको किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ये आपको कौन से पाठ को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह, तो ये ऊषा पाठ को लिखे हुए हैं।
ऊषा पाठ को, जिसमें ऊषा किसे कहते हैं, ऊषा जो आपका जो सूर्य उदय होने वाला होता है और क्या होता है रात्रि जाने वाला होता है, उसका बीच का जो सुबह के समय में आप उठेंगे लगभग इस समय तो वही 4:30 या फिर 5 बजे उठेंगे तो आपको दिख जाएगा, यानी कि जब वो रोशनी आ रहा होता है, यानी कि जब सूरज उदय हो रहा होता है उस समय जो समय होता है उसको ऊषा काल बोलते हैं। तो वही आपको चैप्टर में ही बताया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 41 नंबर प्रश्न है कि किस कवि ने लिखा है, देखिए इसका, किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वाली सूची अप्रकाशित, खेत रहना यानी कि हार जाना, तो ये अप्रकाशित है। तो ये गाजानमा का मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, नागार्जुन या फिर निराला। किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची जो है वह अप्रकाशित है। चलिए बताइए किसने लिखा है, तो ये लिखा है अशोक वाजपेयी ने। अशोक वाजपेयी कौन से चैप्टर लिखे थे, ये हार जीत को, ये आपको हार जीत जो आपका चैप्टर है इसको लिखे हुए थे अशोक वाजपेयी। इसमें यह बताया गया था कि आखिर जीत की उसकी हुई वो पता ही नहीं है, कि यानी कि वह हम हार के आ रहे हैं जीत के आ रहे हैं, जो वहाँ के लोग बोलेंगे वही जानेंगे, यही इसमें बारे में बात किया होता है। और ये देखिए 42 नंबर प्रश्न पर, 42 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। 42 नंबर जो प्रश्न है, कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास कहाँ है। कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास स्थान कहाँ है, बताना है जल्दी से। देखिए बताइए जल्दी से, कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास स्थान कहाँ है। आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कदमुआ पटना बिहार, इटारसी मध्य प्रदेश, लम्ही वाराणसी। कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास स्थान हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आपको आंसर लगाते हुए चलना है और आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। आपको 100 बताने वाले 100 में 100 आपको कर जाना है। बात में बताना है कि आपको 100 में से आपका कितना सही हुआ, आपको काउंट करते हुए चलना है। और अब बढ़ते हैं आगे, आ जाइए अगला प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, क्या करा जल्दी इसको देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़, यानी कि किस पाठ में यह आया हुआ है पंक्ति की आवाज़ भी नहीं आती है यहाँ तक आवाज़ की रोशनी की आवाज़, यानी कि अधिनायक में बताया गया है, हार जीत में, गाँव का घर जो है उसमें, या जन जन का चेहरा एक, किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी। तो ये बताइए कहाँ से ये लिया गया है, तो ये लिया गया है गाँव का घर। गाँव का घर जो है आपका कविता है, इसमें यह बताया गया होता है। गाँव का घर कविता है, इसमें यह बताया गया होता है। और अब बढ़ते हैं आगे, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। क्लर्क की जो मौत है और आपका एक प्रकार प्रतिपूर्ति है, ये प्रतिपूर्ति का ये सेकंड चैप्टर है प्रतिपूर्ति का, और पहला चैप्टर है उसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। देखिए प्रतिपूर्ति से भी अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 नंबर का, 5 से 6 नंबर का तो पूछ ही लिया जाता है, सब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन आते ही है। तो ये जो आपका प्रतिपूर्ति है इसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए, तो हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको देख लीजिएगा। क्लर्क की मौत शीर्षक, यहाँ पर सीधे सर्च भी कर सकते हैं, क्लर्क की मौत बाय CNG क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। हेनरी लोपेज, आपका ये नहीं होगा, हेनरी लोपेज लिखे हुए है पेशगी, यानी कि जो आपका प्रतिपूर्ति का तीसरा चैप्टर है पेशगी, उसको हेनरी लोपेज लिखे हुए हैं। अंटोन चेकअप, हाँ यही हो जाएंगे, अंटोन चेकअप लिखे हुए हैं क्लर्क की मौत, अंटोन चेकअप लिखे हुए हैं क्लर्क की मौत को। चलिए ये भी आप समझ गए कि कौन लिखे हुए, देखिए अंटोन चेकअप क्लर्क की मौत आपका समझ गया। और आपका जीतू कृष्णमूर्ति, तो ये आपका शिक्षा पाठ को लिखे हुए, जीतू कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ को लिखे हुए हैं। और आप गायरी मोपासा ये लिखे हुए हैं रस्सी का टुकड़ा, आपका रस्सी का टुकड़ा जो है वो जो आपका प्रतिपूर्ति का पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा, उसको लिखे हुए हैं। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 46 नंबर की 45 नंबर प्रश्न है, गायरी मोपासा का जीवन काल बताइए। गायरी मोपासा का जीवन काल यानी कितने दिन तक ये जिंदा रहे, वही आपसे पूछा जा रहा है कि गायरी मोपासा का जीवन काल बताना है। 1853 से 1896 के बीच, या फिर 1892 से 1895, या 1851 से 1894, या 1850 से 1893। गायरी मोपासा का जीवन काल कितने का था, जल्दी जल्दी बताएंगे। गायरी मोपासा का जीवन काल यानी कि वो 1850 में जन्म लिए और मरे कब, तो 1893 में टपक गए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आ जाइए आगे, आइए 46 नंबर प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। अब आ गया पहला क्वेश्चन ग्रामर से। अब ग्रामर से प्रश्न आने लगा कि घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है। घुटने टेकना, हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ बताइए। अगर कोई घुटना टेक रहा है उसका मतलब क्या है, तो उसका ये मतलब हुआ कि वह हार मान रहा है, यानी घुटना टेकना मतलब हार मानना। ये वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, जाइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न की समाज शब्द का विशेषण होगा। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, सामाजिक होगा, समाजी होगा, समाजू होगा, या फिर समाजक होगा। समाज शब्द का विशेषण बताइए जल्दी से। समाज शब्द का विशेषण हो जाएगा क्या, समाज शब्द का विशेषण आपका ये सामाजिक हो जाता है। समाज शब्द का विशेषण सामाजिक, यह का बहुत आसान सा प्रश्न है, विशेषण से भी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 48 नंबर प्रश्न के आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, कष्ट होना,
अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या दुखी होना। कहता नहीं कोई हमारे ऊपर आसमान टूट गया, यानी बहुत ज़्यादा अचानक मुसीबत आ गई, इसका मतलब हुआ कि अचानक मुसीबत आता है, यानी कि तो आसमान, आप सोचिए आसमान टूटेगा तो क्या हाल होगा आदमी का, अगर आसमान कोई टूट रहा है तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए आंसर में दिया हुआ, देखिए आपको यहाँ पे भी आंसर है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब बढ़ते हैं आगे, आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि देखिए कितना नंबर प्रश्न है, 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है, कलई खुलना का क्या अर्थ है। आपका कलई खुलना का क्या अर्थ है। हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना या कलाई टूटना। कलई खुलना का क्या मतलब हुआ, तो कलई खुलना का यह मतलब हुआ कि उसका भेद प्रकट हो गया है, बी वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 51 नंबर प्रश्न है कि देखिए कि हाथी का पर्यायवाची क्या होगा। हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गज होगा, हस्ती होगा, पतंग होगा या उपयुक्त सभी। तो आपका गज भी होता है, हस्ती भी होता है और मतंग भी होता है, यानी डी वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। डी वाला ऑप्शन हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी गज, हस्ती, पतंग सभी हो जाता है। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। 52 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के रहने का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या फिर कोचिंग। छात्रों के रहने का स्थान जो होता है वह छात्रावास कहलाता है। बहुत मामूली सा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है और आपको पता भी होगा कि छात्रों के रहने का जो स्थान होता है वह क्या कहलाता है, वह छात्रावास ही कहलाता है। और चलिए 53 नंबर प्रश्न की आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि आंखों के सामने के लिए अगर कोई चीज़ है जो आंखों के सामने, तो सब क्या कहेंगे एक शब्द में। ऐसा होता नहीं आंखों के सामने, ऐसा नहीं कहेंगे, शॉर्ट शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे, बगल में कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे, परीक्षण कहेंगे या परोक्ष कहेंगे। तो हम परोक्ष कहेंगे, परोक्ष क्या कहेंगे उसे, परोक्ष कहेंगे, यानी डी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं डी वाला नहीं होगा आपको, यहाँ पर डी वाला ही होगा, आपको गलत आंसर दिया हुआ है, बी वाला नहीं होगा, डी वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न 54 नंबर की। 54 नंबर प्रश्न है, स्वीकार करने योग्य को इसको क्या कहता है। अगर वो स्वीकार करने योग्य कोई बात है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, वर्ण्य कहेंगे, स्वीकृति कहेंगे या फिर स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने योग्य को हम कहते हैं स्वीकार ही कहे होंगे, नहीं स्वीकार करने योग्य हम वर्ण्य कहते हैं, वर्ण्य। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है। और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। कोई इच्छा जो है जानने की इच्छा रखता है, यानी हमें सीखने की इच्छा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं क्या, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार, क्या कहते हैं आखिर उसको हम, तो उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 56 नंबर प्रश्न, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रिय दर्शन, दर्पण, दर्शन, प्रिय क्या कहेंगे उसे, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रिय दर्शन। ये वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको 57 नंबर प्रश्न की, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास, यानी कि ये जो समास होता है लंबोदर, यानी कि लंबा है उधर जिसका, और एक किसके तरफ संकेत कर रहा है, तो ये गणेश जी की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि ऐसा समास जो कि एक शब्द होकर दूसरे शब्द की तरफ इशारा करे तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास। और अव्ययभाव समास में जो कोई शब्द होगा जिसमें शुरू में अवयव यानी उपसर्ग लगा हुआ है, और दीर्घ शब्द वो होगा जो शब्द आपका क्या होगा, शुरू में ही आपका संख्यावाचक होगा, यानी कि चौराहा, पंचमुखा, इस प्रकार से जो संख्यावाचक शब्द होगा उसको हम दीर्घ समास कहेंगे। तो चलिए क्रमधारा की बात करें तो क्रमधारा बहुत प्रकार का होता है, यानी कि दूसरा 2 शब्द होगा, यानी कि जिसको अलग अलग किया जैसे जैसे कमल नयन, इसको हम नयन और कमल इसको अलग किया जाता है, इसको हम क्रमधारा समास बोलते हैं। और अब आइए अगला प्रश्न पर। ये देखिए आपका कितना प्रश्न है, 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर जो है वह कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, दीर्घ समास है, तत्पुरुष समास है या फिर इनमें से कोई नहीं। हाथ और पैर जो होगा वह कौन सा समास होगा। तो हाथ पैर यानी एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि इससे हो गया माता पिता, हाथ पैर, और भी बहुत सारे होते हैं, दिन रात, इसी प्रकार जितने भी होते हैं एक दूसरे के विपरीत वाले समास उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, द्वंद्व समास, एक दूसरे का द्वंद्व ही है, इसको बोलेंगे। एक बार देखिए 59 नंबर प्रश्न है, राजकुमार में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। राजकुमार यानी राजा का बेटा को क्या कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास बहुत प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और आइए आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न है 60 नंबर, और 60 नंबर प्रश्न है कि देखिए क्या कह रहा है, गगनचुंबी कौन सा समास है। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा। ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा या फिर अव्ययविभाव हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास होगा,
तो गगनचुंबी में समास की बात करें तो गगनचुंबी हमेशा ये तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। आइए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। 61वां प्रश्न है आलसी का विलोम होगा। हो जाता है कोई आलसी कर रहा है, कोई बहुत मेहनती है, कोई एकदम सोया हुआ आलसी है, कोई मेहनती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे तेजस्वी कहेंगे, विनम्र कहेंगे, परिश्रमी कहेंगे या फिर उद्यमी कहेंगे। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? आलसी का विलोम परिश्रमी, यानी कोई आलस कर रहा है, कोई परिश्रम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, उसको कहेंगे परिश्रमी। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। ये देखिए आपका, आप लोग क्या करेंगे? अभी आपको हार्ड वर्क कर रहे होंगे यानी कि परिश्रम कर रहे होंगे। और ये देखिए ज्ञात का विलोम, कोई आपका ज्ञात है, ज्ञात होना यानी कि हमको मालूम है कुछ चीज़, और उसको एक होता है अज्ञात। तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। ज्ञात और अज्ञात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वाले शब्द है, यानी इसका हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। आपको जितना बुक पढ़ना है उतना ही आपको ग्रामर भी पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर और बुक से बराबर ही क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में लिए। और आपका 63वां प्रश्न है अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग, एक होता है अनुराग और एक होता है विराग। देखिए अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये राग नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए आगे आ जाइए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न 54 नंबर। 54वां प्रश्न कर रहा है कि करुण का विलोम होता है। करुण, करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम दया होता है, निष्ठुर होता है, क्षमा होता है या फिर कृपा होता है? करुण का विलोम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। करुण का जो विलोम होगा वो बताइए जल्दी से। करुण का विलोम हो जाता है आपका ये निष्ठुर। कोई करुण है यानी कोई दया करने वाला, कोई आपका निष्ठुर है। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं 65वां प्रश्न कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन यानी बहुत ज़्यादा पुराना। प्राचीन का विलोम क्या होगा? आपका चीन होगा, अर्वाचीन होगा, पुराना होगा, धुराना होगा। प्राचीन का विलोम क्या हो जाता है? जल्दी बताएंगे। तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा वो आपका अर्वाचीन। अर्वाचीन है प्राचीन और अर्वाचीन हो जाता है। बी वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। देखिए मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, ये सभी प्रश्न आपको, ये सभी छोटा छोटा जो वाक्य ये सब आपको पूछा जाता है आपका एग्जाम में। और देखिए सबसे ज़्यादा संधि और समास से भी रहता है। आप जो इंटरेस्टिंग हो वो भी पढ़ सकते हैं, या चाहे तो सिर्फ बुक का ही आपको पढ़कर ग्रामर भी छोड़ भी सकते हैं। आपको जो इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़कर आप समझ लीजिए, क्योंकि 100 प्रश्न रहेंगे तो उसमें आपको 50 ही तो बनाना होता है, 50 को छोड़ना भी होता है। इसलिए आप जो भी पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उस टॉपिक पर कमांड कर लेंगे, आप आसानी से बना देंगे। और ये देखिए 66वां प्रश्न कि गणतंत्र का विलोम शब्द होगा। गणतंत्र का राजतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम शब्द आपका होता है ये राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न 66 नंबर की पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि हो जाएगा, भूमि हो जाएगा या फिर मिट्टी हो जाएगा या पाताल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे कमेंट में। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये भूमि, यानी भूमि एक होता है पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आ जाइए फटाफट से अगला प्रश्न पर। 68वां जो प्रश्न है, 68वां प्रश्न में कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा या उपयुक्त सभी। आकाश का पर्यायवाची शब्द देखिए नभ भी होता है, आपका गगन भी होता है और अंबर भी होता है। ये सब क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची शब्द भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त शब्द हो जाएगा। उपयुक्त शब्द यानी डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। आइए आपका 69वां प्रश्न है कौन जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कौन जल का पर्यायवाची शब्द? नीर हो जाएगा, तोय हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा या उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन जल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या? जल्दी बताइए। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी वाला ऑप्शन यानी उपयुक्त शब्द नीर, तोय, बड़ी ये सभी हो जाएगा। पूरा डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। 70वां प्रश्न कराए। देखिए 70वां प्रश्न में कि रक्षाबंधन कौन समास है? रक्षाबंधन जो होगा वह कौन समास हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। रक्षाबंधन शब्द होगा ये समास की बात करें तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी कि ये एक ही है, रक्षाबंधन कोई दूसरा नहीं होता है, यह एक ही होता है। और अब आइए अगला प्रश्न पर। 71वां प्रश्न त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में बताएंगे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व, दीर्घु, तत्पुरुष या क्रमधारय। त्रिभुवन आपका देखिए त्रिभुवन का क्या हो रहा है? आपका संख्यावाचक हो रहा है ना, यहाँ पे आपका संख्या आ रहा है। त्रिभुवन संख्या जब भी आए तो आपका दीर्घ समास होता है। द्वंद्व कैसे करते हैं? यानी कि एक दूसरे के विपरीत शब्द है, जैसे आपको लोटा छिपा, आपको घर द्वार, ये सब जो होता है वो विपरीत शब्द वाला होंगे, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 72 नंबर। 72वां प्रश्न चीरी मार में कौन सा समास है? चीरी मार यानी चीरियों को मारने वाला। चीरी मार में कौन सा समास हो जाएगा? क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर दीर्घ समास। चीरी मार में कौन सा समास? तो चीरी मार में आपका तत्पुरुष समास। चीरी मार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आइए 73वां प्रश्न है बेईमान शब्द की प्रकृति है। बेईमान शब्द की प्रकृति क्या हो जाएगा? विदेशज,
तत्सम, तद्भव या फिर देशज। बेईमान शब्द की प्रकृति क्या हो जाएगी? बेईमान शब्द। बेईमान शब्द को हम क्या कहेंगे? बेईमान शब्द को हम विदेशज कहते हैं, विदेशज। आपका ये वाला ऑप्शन होगा, यानी कि बेईमान शब्द का क्या हो जाएगा? यह विदेश हो जाएगा। कहाँ से आपको? प्रकृति, यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये है से आपको भी प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब आइए अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न में विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होंगे? बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं या फिर 8 भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के होंगे ये, विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। 75 नंबर प्रश्न के भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी, मेधावी, परिश्रमी या फिर चालकी। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? तो भाषण के लिए जो उपयुक्त विशेषण होगा वो आपका हो जाएगा ओजस्वी। क्या हो जाएगा? ओजस्वी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या करा, 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न में कि कक्षा में छात्रों की कमी नहीं है। क्या कि कक्षा में छात्रों की कमी नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? कक्षा में कैसे छात्रों की कमी नहीं है? बड़े, छोटे, बौने या आलसी। कक्षा में कैसे छात्रों की जो है कमी नहीं है? जो कक्षा है उसमें आलसी छात्रों की, यानी कि वो बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं, जो आलसी छात्रों की है वो कमी नहीं है। ग्रामर से आपको इसीलिए उतना मज़ेदार तो नहीं बना सकते ग्रामर, लेकिन ग्रामर तो आपको ऐसा ही है। आपका ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण गंवार, ग्रामीण, गंवारू या फिर गवई। क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का विशेषण जो होता है वह ग्रामीण होता है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है 78 नंबर की, देह कौन लिंग है? जब देह जो हो जाएगा, देह शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? देह शब्द जो है कौन लिंग हो जाएगा? तो देह शब्द जो है पर का यह स्त्रीलिंग है। देह शब्द स्त्रीलिंग। इसको आपको बहुत सारे रूल होते हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। आयु कौन लिंग है? आपको बताना है कि आयु जब का एज होता है वो कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर कोई नहीं। आयु कौन लिंग है? आयु जो है आपका ये स्त्रीलिंग है। आयु भी स्त्रीलिंग ही हो जाएगा। तो अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न, खटिया कौन लिंग है? खटिया कौन लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बताना है कि खटिया कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर कोई नहीं। जो आपका खटिया शब्द हो जाएगा वो एक प्रकार का ये स्त्रीलिंग है, यानी सभी तो स्त्रीलिंग इसमें बताया गया है। इसको आपको रूल होता है उसको पढ़ना होगा, हम पढ़ाएंगे भी। देखिए 81 नंबर प्रश्न की, निष्कासन में उपसर्ग बताइए। निष्कासन में उपसर्ग निष्क, निश या फिर इनमें से कोई नहीं। निष्कासन में जो उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो निष्कासन में उपसर्ग आपका निश हो जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर के, अपमान में उपसर्ग बताइए। अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अपमा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, उपमय हो जाएगा या अप हो जाएगा? अपमान में उपसर्ग बताइए जल्दी से। अपमान में उपसर्ग हो जाएगा ये अप। अपमान में उपसर्ग अप हो जाएगा, अप, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 83 नंबर प्रश्न के, अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है? अभियोजन क्या है इसमें? अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग हो जाएगा? अ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभियो हो जाएगा या फिर अभी हो जाएगा? अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग? जल्दी बताइए। अभियोजन शब्द में उपसर्ग बताना है तो अभियोजन शब्द में उपसर्ग अभी हो जाएगा, अभी। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर। 84 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रकाशित में कौन प्रत्यय है? प्रकाशित में प्रत्यय बताएं कि उपसर्ग वो होता है जो शब्द के शुरू में लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होता है? इसमें बताना है कि प्रकाशित। तो इसमें क्या आ रहा है? प्रकाशित में इत आ रहा है? नहीं, आपका ये ईशित में नहीं आ रहा है, प्रकाशित इत आ रहा है, यानी बी, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं आगे आइए। अगला प्रश्न है 85 नंबर की, विभागीय शब्द में प्रत्यय बताना है। विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? विभागीय आपका ई हो जाएगा या फिर ई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा या फिर गी हो जाएगा। विभागीय में प्रत्यय आपका ई हो जाएगा, विभागीय बोलेंगे तो अब लास्ट में ई आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला है 86 नंबर प्रश्न, जुर्माना में प्रत्यय बताइए। जुर्माना में प्रत्यय क्या हो जाएगा? माना हो जाएगा, आना हो जाएगा, माना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जुर्माना में जल्दी प्रत्यय बता दीजिए। जुर्माना में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जुर्माना में आना प्रत्यय होता है। जुर्माना में आना, देखिए जुर्माना बोलेंगे क्या लास्ट में आएगा? आना आ रहा है ना, इसलिए आपका जो लास्ट में आएगा वही आपका प्रत्यय। तो मधुरिमा में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय होगा? रीमा होगा, धुरिमा होगा, ईमा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मधुरिमा में प्रत्यय जल्दी बताइए। मधुरिमा में प्रत्यय, मधुरिमा में आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि ईमा प्रत्यय हो जाएगा।
ईमा प्रत्यय हो जाएगा। तो बढ़िया। अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 88 नंबर और 88 नंबर प्रश्न, त्रिलोक शब्द कौन समास है? त्रिलोक, ये भी आपको शुरू में आपको संख्यावाचक आ रहा है त्रिलोक, तो संख्यावाचक जब भी हो तो वह द्विगु समास ही हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास कोई एक शब्द हो और दूसरे शब्द की ओर इशारा कराता है वह बहुब्रीहि समास है। और आपका चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए 89 नंबर प्रश्न पर कि जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो स्त्री जो है अभिनय कर रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नर्तकी होगा, गायिका हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा या फिर नायिका हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द अभिनेत्री, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न, कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? नाउन यानी संज्ञा से भी क्वेश्चन आते हैं। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। कुर्सी बहुत सारे होते हैं, इसका जाति होता है। ये तो बहुत बच्चा जानता होगा संज्ञा कौन नहीं जाता। संज्ञा बहुत आसान सा आपका टॉपिक है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। 91वां प्रश्न है दहेज लिंग कौन निर्णय करे? यानी दहेज का लिंग निर्णय करना है कि दहेज जो है वह क्या है? उभय लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। दहेज क्या है? कौन सा लिंग है? दहेज जो है आपका ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर, आगे रही जल्दी से। अगला प्रश्न है कितना नंबर प्रश्न है, इसको पढ़िए कि 92वां प्रश्न, छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास का लिंग जो है वो निर्णय करना है, क्या हो जाएगा? उभय लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं। छात्रावास क्या हो जाएगा? छात्रावास एक प्रकार का ये पुल्लिंग हो जाएगा, छात्रावास पुल्लिंग है। बढ़िए अगला प्रश्न पर, तो आइए जल्दी से 93वां प्रश्न है कि बाल का लिंग निर्णय करें। बाल का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभय लिंग या इनमें से कोई नहीं। बाल का लिंग निर्णय करना है, क्या हो जाएगा? बाल का लिंग निर्णय करना तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग, बाल एक स्त्रीलिंग है। अब बढ़ते हैं आगे। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 94वां प्रश्न है कि 94वां प्रश्न में सदाचार का संधि विच्छेद होगा। सदाचार का संधि विच्छेद, सदा जोड़ आचार या फिर सत जोड़ आचार या सदा जोड़ आचार या फिर सद जोड़ आचार। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार का संधि विच्छेद जो होगा वह सद जोड़ आचार होता है। इसको आपको बहुत सारे रूल होते हैं जो आपको इसमें पढ़कर, इसमें आपको संधि में तो अधिकांश क्वेश्चन आप गलत कर लेंगे, इसलिए आपको ध्यान से आपको बनाना होगा। अगर बनाएंगे तो 95वां प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का संधि क्या, आपको जब भी संधि विच्छेद सिखाया जाता होगा तो उसमें उदाहरण के तौर पर ये विद्यालय का आइडिया आता है। विद्यालय का संधि विच्छेद विधा जोड़ लय, विधा जोड़ आलय, विधा जोड़ अलय या विधा जोड़ आलाय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विधा जोड़ आलय, विधा जोड़ आलय, इसको कहेंगे विद्यालय, बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की। देखिए कि 96 नंबर प्रश्न, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद, उद जोड़ घाटन, उतर जोड़ घाटन या फिर उत जोड़ घाटन या फिर उद जोड़ घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए जल्दी से। उद्घाटन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा उत जोड़ घाटन या फिर उसको कहेंगे उत जोड़ घाटन को उद्घाटन। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 97वां प्रश्न, अन्वेषण का संधि विच्छेद। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अन जोड़ एसन, अना जोड़ सन, अनु जोड़ सन या फिर अनु जोड़ सन। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी बताइए। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु जोड़ एसन होता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु जोड़ एसन। बढ़िए अगला प्रश्न पर, तो आइए अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कितना नंबर प्रश्न है? 98 नंबर की। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद जग जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा या फिर जगत जोड़ अम्ब। जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ अम्बा, बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। ये 99वां प्रश्न है बेईमान शब्द में उपसर्ग बताइए। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बेईन, बे, बे या फिर बेईमा। बेईमान शब्द में उपसर्ग तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बे। तो ये जो हमने 100 आपको प्रश्न बताया था इसमें से आपको कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।